क्वेश्चन है 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूरेनियम का 1 ग्राम अगर आप ला लेते हैं तो आपको 5.5 टन कोयले जलाने जितना ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 1 ग्राम यूरेनियम बराबर 5.5 टन कोयला जितना जलाने के बराबर ऊर्जा मिलता है, आपको उतना प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 5.5 टन कोयला, वो भी आपको अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला। तो सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। यानी एंथ्रेसाइट कोयला आपको इतना जलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बच्चों अगर आप मेरे बारे में मैं आपको जितना बता रहा हूँ, अगर आपने उतना अगर याद कर लिया तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मैं बदले में आपको क्या दे सकता हूँ, बस यही कहूँगा कि आप हम पे भरोसा कर लीजिए। आप हम पे जब भरोसा कीजिएगा तो मेरा अनुभव आपको रिजल्ट दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। चलिए हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पहली महिला न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जो थी वो थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि हाई कोर्ट की एचसी हाई कोर्ट की पहली पहली महिला न्यायाधीश, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना जॉर्ज है। क्या है? अन्ना जॉर्ज है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछता कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो अब एससी यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आपको बताना है फातिमा बेबी। क्या बताना है? फातिमा बेबी है। कौन है? फातिमा बेबी है। बच्चों मैं आपको वो प्रश्न बिल्कुल नहीं बताता हूँ जो मैं जानता हूँ, मैं वही प्रश्न बताता हूँ जो एग्जाम में आता है। तो चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको लिथियम आंसर लगाना है। क्या लगाना है? लिथियम आंसर में लगाना है। अच्छा, सबसे हल्का अगर तत्व पूछ लिया जाता, तो तत्व के बारे में आप क्या बताते कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अगर सबसे भारी तत्व पूछ लिया जाता कि भारी तत्व, तो भारी तत्व बच्चों आपको क्या बताना है कि सबसे भारी तत्व जो होता है ओसोमियम होता है। क्या होता है? ओसोमियम ही सबसे भारी तत्व होता है। अगर सबसे भारी गैस पूछ लेता कि सबसे भारी गैस, तो सबसे भारी गैस क्या होता है कि सबसे भारी गैस आपका रेडॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडॉन एक अक्रिय गैस है। यह गैस आपको कब प्राप्त होता है दोस्तों? जहाँ पर भूकंप आता है वहाँ पर रेडॉन गैस की संख्या बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? रेडॉन गैस की संख्या बढ़ जाता है। इसलिए रेडॉन गैस को हम लोग भूकंप रोधी गैस भी कहते हैं। तो हम लोग बढ़े, यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो हम आगे बढ़े। अच्छा, एक प्रश्न छूट गया, ये प्रश्न पूछा हुआ था, सबसे कठोर धातु क्या होता है? कठोर धातु बताओ, सबसे कठोर धातु बताओ। तो मैं आपको मानूं कि सबसे कठोर धातु बच्चों क्या होता है? प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया आपके सामने में है, पटना नदी के किनारे स्थित है। पटना नदी किस नदी के किनारे स्थित है? हम लोग जानते हैं भैया, पटना गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। गंगा फिलहाल दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अच्छा, सरयू नदी के किनारे पूछेगा कि कौन सा शहर स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे आपको क्या बता देना है कि अयोध्या जो है, अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी जो है यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। यमुना नदी ताजमहल के पीछे बहती है। तो यमुना नदी कहाँ बहती है? तो ताजमहल के पीछे बहती है, ये बात याद रखना है। अब गंगा नदी की अगर लंबाई पूछ लिया जाए तो 25-25 किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा पूछेगा गंगा को कब प्राप्त हुआ, तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को राष्ट्रीय नदी की दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 2008 में प्राप्त हुआ। तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। अच्छा, अब मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ कि मैला आंचल के लिए कहेगा, मैला आंचल किसका है? तो फणीश्वर नाथ वेणु, ये कहाँ का है? बिहार का है। फणीश्वर नाथ वेणु बिहार के सिमराहा थाना से ये बिलोंग करता है, अररिया जिला। फणीश्वर नाथ वेणु का है ये। ठीक, और भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का अगर शुरुआत पूछ लिया जाए, इस पुरस्कार का अगर शुरुआत पूछ लिया जाए कि शुरुआत कब से हुआ है ये बता दो, तो आपको बता देना है इनका शुरुआत 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में हुआ। पहली बार अगर पूछ लेता कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसको मिला, तो पहली बार आपको बताना है कि पहली बार कि माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। अच्छा, अब मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ। तो 3 पुरस्कार आपको और याद रख लेना है। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, चलिए इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक पुरस्कार आपको याद रख लेना है, सरस्वती सम्मान। क्या याद रख लेना है? सरस्वती सम्मान। मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार ये VVI है, आप लोग इसको स्किप करके मत चलिएगा। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, और आपको एक लास्ट याद रख लेना है कि बिहारी सम्मान। क्या याद रख लेना है? आप बिहार से हैं तो इनको जरूर याद रख लीजिएगा कि बिहारी सम्मान क्या है? बिहारी सम्मान। ये तीनों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तीनों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तीनों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ये तीनों पुरस्कार दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि पहली बार बताओ कि सरस्वती सम्मान किसको मिला था, तो दोस्तों ये सरस्वती सम्मान पहली बार जो मिला था तो रामविलास शर्मा को मिला था। किसको मिला था? रामविलास शर्मा को मिला था। अच्छा, अगर पूछ लेता कि व्यास सम्मान बता दो ये पहली बार किसको मिला था, तो व्यास सम्मान आप बताते कि सर जी पहली बार व्यास सम्मान अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन के पिताजी को मिला था। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि पहली बार आप लोग बताए कि बिहारी सम्मान नहीं, ये तीनों सम्मान अगर पूछ लेता कि तीनों सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, बिहार सम्मान पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुकी है बात तो बढ़ते हम आपको चाहे तो हल्का हल्का क्वेश्चन बचा करके निकल सकता हूं बच्चों, मैं आपको ठगना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग ये इस टाइप के प्रश्न को कर लीजिए प्लीज़। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन था? तो जीवित कोशिका का खोज किया था लीवेनहुक ने किया था। कौन किया था? लीवेनहुक ने 1674 में किया था। आप लोग इसका देख लीजिएगा, हमको लगता है यही आंसर सही होगा। ठीक है, अगर मृत कोशिका के कोष पूछ लेता कौन किया था, तो मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था? मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था। कब किया था? अच्छा, लुई पास्टर ने क्या किया था? रेबीज का टीका का खोज किया था। किसका किया था? रेबीज का टीका का खोज किया था। अब ये रेबीज
जो रोग होता है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, कुत्ता बिल्ली के काटने से ये होता है। आपको ये बात याद रख लेना है। और रेबीज का रोगी में उनको जल से डर लगता है। किससे डर लगता है? जल यानी पानी से डर लगता है। इसलिए इस रोग को हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो जहाँ भी लिखा होगा इसका अर्थ आप लोग समझ लेना कि जल, तो जल से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कि हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात कर लिया जाए, इसको अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने अनुवांशिकी का पता किस पर लगाया था? तो मटर के पौधे पर लगाया था। इन्होंने अनुवांशिकी का टोटल 3 नियम दिया था। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो मृच्छकटिकम का रचनाकार भैया आपका शूद्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अच्छा, अब कालिदास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इससे आपको बता दूँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99, आप वहाँ से जाके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक। चलिए हम लोग बताते हैं कि कालिदास की रचना कौन कौन ही है। तो कालिदास की रचना आपको याद रख लेना है मेघदूतम। क्या याद रख लेना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, मेघदूतम। जिसमें देखिए लास्ट में लगा होगा, वो संभवतः सारा रचना किसका होता है? कालिदास का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुमार संभवम। इसमें देखिए म लगा हुआ है, कुमार संभवम। कुमार संभवम अब एक दो अलग होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुमार संभवम हो गया। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। और आपको याद रखना है विक्रमवर्षीय है। देखिए इसमें मोहर नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी है, आपको इसको याद कर लेना है। और मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सब किसका है? तो कालिदास का है। अच्छा, तो आप भास का भी कहोगे कि सर जी बता दीजिए कि भास ने कौन सा बुक लिखा था? तो नो टेंशन, मैं हूँ ना। तो स्वपन बोस वादता, भास नामक पुस्तक को कौन लिखा है? स्वपन बोस वादता कौन लिखा है? वादता लिखा है। अब भवभूति उत्तर रामचरित्रम, भवभूति का रचना का नाम क्या है? उत्तर रामचरित्रम। चरित्रम किसका है? भवभूति का है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फटाफट बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चले, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो आपका गठन हुआ था वो हो गया था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के द्वारा ही हमारा संविधान तैयार किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको बताना है कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। और इस बात का आइडिया कौन दिया था? तो M.N. रॉय, यानी भारत का संविधान भारत के लोगों के संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए, ये बात कौन कहा था? M.N. रॉय ने कहा था। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और इस दिन भारतीय संविधान का अस्थायी सदस्य पूछेगा किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष आपको बताया गया था, सब बनाया गया था संविधान सभा के सबसे बूढ़े व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ये बात याद रखना है। अच्छा, संविधान सभा का बैठक दोस्तों एक दिन छोड़ के एक दिन होता था, यानी 10 को नहीं होगा, अब अगला होगा तो 11 दिसंबर को होगा। और 11 दिसंबर को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बिहार में सोना किस जिले में पाया जाता है? तो बिहार में सोना भैया जमुई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। और जमुई में जो है दोस्तों, जमुई में जो सोना पाया जाता है यह देश का, याद रख लेना, देश का 44% सोना यहीं पाया जाता है।
अगर सोने की खान के लिए कहेगा कि भारत में, अब यहाँ बिहार का बात नहीं हो रहा है, अब मैं आपको एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ, सोने की खान के लिए कौन सा खान फेमस है? क से KGF, क से कोलार, आपको याद रख लेना है। क्या रख लेना है? कोलार का खान। क्या रखना है? कोलार का खान। और क से KGF, क से कोलार, क से कर्नाटक। कहाँ है ये कोलार का खान? कर्नाटक में है। आपने KGF मूवी में अवश्य देखा होगा, किसी कोलार के खान से सोना निकालता है। आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? पीछे बता चुके हैं, लामी तिथे होता है। और युद्ध अभ्यास कहाँ होता है? तो ये भारत और USA के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। चलिए बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सब बता चुके हैं पीछे, आप लोग नेक्स्ट पीछे वाला वीडियो जाकर के देखिएगा, तो इस टाइप का प्रश्न हम करवा चुके हैं। चलिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है और लोकसभा के बहुमत दल का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया हम लोग किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। और राष्ट्रपति का उल्लेख कहेगा किस आर्टिकल में होता है? तो 152 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति का उल्लेख होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लोकसभा का पहला अध्यक्ष बताइए, लोकसभा का पहला महिला अध्यक्ष बता दीजिए। तो महिला अध्यक्ष ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसी को मैं बता देता हूँ कि महिला अध्यक्ष आपको क्या बता देना है? मीरा कुमार। क्या बता देना है? मीरा कुमार। अच्छा, मीरा नाम है तो ये मत समझिएगा कि कुमार कैसे है, महिला है ही। और जब क्रिकेटर खिलाड़ी महिला जब जयवर्धन हो सकता है तो मीरा कुमार काहे न हो सकता है? ये भी हो सकता है। अच्छा, वर्तमान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष बता दीजिए। लोकसभा का दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हमारा जो है, वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला जो है यही लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है। तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने में है, जजिया कर को किसने लागू किया था? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लागू किया था। तो जजिया कर को जो लागू किया था वो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। कब किया था? ओ 1712 हो गया, तो 7 से 1 को हम यहाँ मिटा देते हैं। 712 ईस्वी में जजिया कर को ये लागू किया था। अच्छा, जजिया कर को अगर कह दिया जाए कि समाप्त कौन किया था, तो याद रखना कि 1564 ईस्वी में जजिया कर का अंत कर दिया था। कौन? अकबर ने कब किया था? 1564 ईस्वी में इस जजिया कर का अंत कर दिया गया था। अगर कह दे कि जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था, तो दोस्तों पुनः लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? औरंगजेब था। कौन था? पुनः लागू किया था जजिया कर को औरंगजेब ने किया था। अच्छा, जजिया कर जो था दोस्तों, यह गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था। आखिर हिंदुओं से लिया जाता था। अगर ऑप्शन में अगर ये ना दिखे गैर हिंदू, तो आपको लगाना है दोस्तों, अगर हिंदू या गैर हिंदू ना दिखे तो जिम्मी रहता है ऑप्शन में। क्या रहता है? क्योंकि जिम्मी का अर्थ ही क्या होता है? हिंदू होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता और घुमा के कि जजिया कर जो है ब्राह्मण, बच्चों और अपंग से दोस्तों नहीं लिया जाता था, लेकिन वो व्यक्ति बताइए कि जो जजिया कर को ब्राह्मणों से भी लिया। किससे लिया था? ब्राह्मण से भी लिया। और अपंग मतलब जिनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, टूटा फूटा हुआ है, लंगड़ा है, ब्राह्मण हो गया, अपंग हो गया, इनसे भी जजिया कर लिया। तो आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का जो नेता था, तुगलक वंश का राजा था, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये ब्राह्मण अपंग व्यक्ति से भी जजिया कर लिया था। बड़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को पूछ रहा है कि कौन सी घटना हुई थी। तो 22 जनवरी 1905 को जो घटना हुई थी, उस घटना को दोस्तों हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। अच्छा, दरअसल खूनी रविवार कहीं कहीं पर आपको क्या दिखेगा कि 9 जनवरी 1905, क्या दिखेगा? 9 जनवरी 1905
लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 22 जनवरी 1905 है। ये क्या सर जी आप क्या बता रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रूस में 2 प्रकार का कैलेंडर चलता है। रूस में कितना प्रकार का कैलेंडर चलता है? 2 प्रकार का कैलेंडर चलता है। और एक कैलेंडर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एक कैलेंडर को हम लोग कहते हैं जूलियन सीजर का कैलेंडर। क्या कहते हैं? जूलियन सीजर का कैलेंडर। और एक कैलेंडर कहते हैं हम लोग, और इसके अनुसार 9 जनवरी होता है। क्या होता है? 9 जनवरी किसके अनुसार होता है? जूलियन सीजर कैलेंडर के अनुसार 1905 को कौन सा घटना हुआ था? खूनी रविवार। और इसी को हम लोग लाल रविवार कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रविवार कहते हैं। और यह जूलियन सीजर के अनुसार 9 जनवरी होगा। अच्छा, और एक प्रकार का कैलेंडर कौन है? पहला तो जूलियन सीजर का कैलेंडर हो गया, और दूसरा आपको कैलेंडर बताना है, इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर। और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है जूलियन सीजर कैलेंडर से 13 दिन आगे होता है। कितना दिन आगे होता है? 13 दिन आगे चलता है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अगर फॉलो किया जाए तो 9 जनवरी में 13 दिन को जोड़ दीजिए। 9 जनवरी में 13 दिन को जोड़िएगा तो आपका 22 जनवरी आ जाएगा। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में 22 जनवरी लगा हुआ है। 9 जनवरी भी रहता तो भी नो प्रॉब्लम। मैं आपको अब बता चुका हूँ, अब आपका गलती नहीं होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला कांड हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1925 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो चले बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी अगर आपसे पूछ रहा है तो बिहार का सिल्क सिटी आपको बता देना है। बिहार का सिल्क सिटी हम लोग भागलपुर को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब आपको और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है। सिल्क सिटी हम लोग किसको, सिल्क मतलब होता है रेशम, तो रेशम का शहर। तो रेशम का शहर हम लोग किसको कहते हैं? भागलपुर बिहार का कहते हैं। और रेशम पालन पूछेगा क्या कहलाता है? रेशम पालन तो सीढ़ी कल्चर। क्या कहलाता है? सीढ़ी कल्चर, सेरी कल्चर कहलाता है, सीढ़ी नहीं, सेरी कल्चर कहलाता है। और रेशम का जो कीड़ा होता है इसको कहाँ पाला जाता है? तो शहतूत का पेड़ पर पाया जाता है। कितना? कौन पेड़ पर? शहतूत का पेड़ पर पाया जाता है, जिसको देहाती भाषा में तूत कहा जाता है। और रेशम 4 प्रकार का पाया जाता है भारत में। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का पाया जाता है रेशम। तो ये 4 प्रकार आपको याद रख लेना है। मूंगा, ईड़ी, तसर और मारवाड़ी। क्या याद रखना है? मारवाड़ी। दरअसल दोस्तों रेशम जो होता है हमको प्राप्त रेशम के कीड़े के थूक से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून पूछेगा क्या है? तो यही रेशम का कीड़ा का थूक है। आपको ये बात याद रख लेना है। रेशम 4 अवस्था में प्राप्त होता है, अंडा, लार्वा, कोकून। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून। तो प्यूपा अवस्था में सबसे ज़्यादा रेशम प्राप्त होता है। चलिए हम लोग क्या वही बताएं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपसे पूछ रहा है। तो सबसे हल्की धातु आपको क्या बताना है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु अगर पूछ लिया जाता कि भारी धातु बताओ, तो भारी धातु आप बताते कि सर जी ओसोमियम है। क्या है? ओसोमियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे भारी अगर तत्व पूछ लेता तो हाइड्रोजन है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है। सबसे भारी अगर गैस पूछ लेता कि सबसे भारी गैस बताओ, तो सबसे भारी गैस आप रेडॉन कहते। क्या कहते? रेडॉन कहते। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न था। अपने हिसाब से मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न लेकर के आता हूँ। आप लोग हमारा भरोसा करें। अगर आपने इतना कर डाला तो आपकी लाइफ हो गया झींगा डाला। तो
अगर आपको PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKIDUNIYA 99 लिख करके वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।